दोस्तों, एक खूबसूरत एवं नौजवान महिला मात्र 25 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। वो दिन रात की चिंताओं से बीमार और कमजोर हो जाती है। उसके सास ससुर एवं उसके सास ससुर के रिश्तेदार उसको दिन रात प्रताड़ित करते रहते थे। उसकी मदद के लिए अगर कोई हाथ भी आगे बढ़ाता था तो वो इतना आगे बढ़ जाता था कि उसकी इज्जत पर ही हाथ डाल देता था। ऐसे में बहुत परेशान हो जाती है, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और एक दिन ऐसे में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन वो उम्मीद भी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसी साबित होती है। और एक दिन उसके साथ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के मंगोलपुरी की। एक बिहारी परिवार अपने बाल बच्चों समेत वहां पर रहता था, जिसमें माता पिता के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। बड़े बेटे की कोरोना के दौरान मौत हो जाती है। तब से उसकी विधवा उन्हीं के साथ ही रहती थी। कुल 8 कमरों का घर था। 2 कमरे उस विधवा को मिले हुए थे। जो उसका पति जीवित था तभी से उन लोगों को मिला हुआ था। परिवार का कारोबार ठीक था, हार्डवेयर की दुकान थी, जो लड़कियां थी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन दोस्तों, वही था कि उस विधवा का कोई नहीं था। सास बड़ी जालिम थी, दिन रात ताने मारती थी, उसी की घर में चलती थी। इसीलिए उस बहू की हालत और भी दयनीय हो जाती है। वो किसी तरीके से अपना गुजारा करती थी। अब दोस्तों, 2 मंजिलों का मकान था। ऊपर 4 कमरे थे, नीचे 4 कमरे थे। तो ऊपर 4 कमरों में से 2 कमरे उस विधवा को मिले थे, जिसका नाम संजना होता है। तो संजना एक कमरे में किराएदार रख देती है और 2 जो बाकी कमरे थे उसके सास ससुर के उसमें रिश्तेदार रहते थे। लेकिन वो रिश्तेदार जो थे वो उसको हमेशा परेशान करते रहते थे। कभी, क्योंकि एक ही बाथरूम था और एक ही छत था, तो वो उसको हमेशा परेशान करते थे। उसके कपड़े तक गायब कर देते थे, उसे छेड़ते थे, उसे सुनाकर वो गंदे गंदे गाने सुना करते थे, जिससे वो परेशान हो जाती है। लेकिन कहती तो किससे कहती, सास ससुर के रिश्तेदार थे और सास ससुर ही उसके अपने नहीं थे। इसीलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके वहां पर रहती है। और उसकी इनकम मात्र वही था कि एक कमरा जो उसने किराए पर दे रखा था, 2000 रुपए उससे आते थे, उसी से वो अपना गुजारा करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो रिश्तेदार थे या जो उसके सास ससुर थे, वो उस किराएदार से भी लड़ाई कर लेते हैं और उसको उसके कमरे से भगा देते हैं। तो उसकी वो इनकम भी बंद हो जाती है। ऐसे में वो 4-6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करने लगती है। तो ऐसे में एक दिन उत्तर प्रदेश से एक लड़का, जो कि अपने भाई पटीदार से मारपीट करके आया था, उसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो अपने एक रिश्तेदार के घर आता है दिल्ली। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये मारपीट करके आया है, पुलिस इसको ढूंढ रही है, तो उसको भगा देते हैं। ऐसे में वो कमरा ढूंढ रहा था, लेकिन सिंगल होने की वजह से कोई उसको कमरा देने को तैयार नहीं था। तो एक सब्जी वाले से पूछ रहा था कि अंकल कोई कमरा है। तो वहीं पर संजना जो है वो सब्जी ले रही थी। वो बोली कि हाँ भैया, एक कमरा है। तो वो जाता है और उस कमरे में रहने लगता है। इस दौरान जो उसके सास ससुर थे वो बिहार के रहने वाले थे और वहां पर उसके ससुर के पिताजी भी अभी तक जीवित थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो वो उनकी देखभाल के लिए सास ससुर आए हुए थे। तो वो लोग गांव गए हुए थे। अब लड़के का नाम प्रेम होता है। उसे वो कमरा तो दे देती है, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं था। वो घर से ऐसे ही भागा था, ना उसके पास मोबाइल था, ना कोई कपड़े वगैरह, कुछ भी नहीं था। तो वो जो है उसको कुछ बर्तन देती है, एक छोटा सिलेंडर देती है, जो कि उसका पिछला किराएदार छोड़कर भाग गया था। तो उसके पास गुजारा होने लायक सामान भी हो जाता है। उसके बाद वो रहने लगता है। लेकिन जब 8-10 दिन बीतता है, सुबह वो काम पर जाता था और उसके बाद शाम को आता था, तो कुछ बच्चे, जो 4-6 बच्चे वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो उनमें से एक बच्चा कहता है संजना से कि आंटी, वो जो अंकल यहाँ पर रहते हैं वो तो भीख मांगते हैं। वो हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या बात कर रहे हो। वो कहता कि हाँ, मैंने देखा है, किसी से वो 10 रुपया मांग रहे थे, कह रहे थे भाई साहब बहुत मजबूरी है और भूखा हूं 2 दिनों से, पैसा दे दो कुछ। तो वो कहती है कि तूने किसी और को देखा होगा, वो अंकल तो काम पर जाते हैं। वो कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने उनको ही देखा था। वो कहती है ठीक है, अब ये बात किसी से मत बताना, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से वो किराएदार मिला था। अब वो तो चैन की सांस ले रही थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा परेशान था। इसकी स्थिति और भी खराब थी। उसे क्या पता था कि ये गरीबी में आटा गीला करने आया है। ऐसा है ये किराएदार। अब दोस्तों, शाम को जब प्रेम आता है, अपने कमरे में जाता है, तो ये जो है उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या काम करते हो। तो बोला मैं फर्नीचर का काम करता हूं। वो कहती है मिस्त्री हो, हेल्पर हो। कहता है मैं मिस्त्री हूं। कहते हैं तुम्हारे पास कोई सामान वगैरह है नहीं जब से तुम आए हो।
तुम कहां पर काम करते हो? बोलता है कि मैं सामान वही दुकान पर ही रखा हूं। कहती है फिर तुमने आज खाना वगैरह क्यों नहीं बनाया? तो बोलता है कि भूख नहीं थी इसीलिए बनाया नहीं। फिर वो देखती है उसके पास राशन वगैरह भी कुछ नहीं था। अब संजना जो है उससे इतना मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि जो उसके सास के रिश्तेदार थे उनका भी बगल में ही कमरा था। वो ताका झांकी करते थे, इसको परेशान करते थे। यहां तक कि जब बाथरूम में नहाने जाती थी तो पहले चेक कर लेती थी कि कहीं इन लोगों ने मोबाइल वगैरह तो ऑन करके नहीं रखा है। इस हद तक उसे परेशान करते थे। गलती से उसका कोई कपड़ा छूट जाता था तो कपड़ा ही गायब कर लेते थे। इतने वो दुष्ट टाइप के लोग थे। तो इसीलिए उनसे वो डरती थी, डर डर के रहा करती थी। और जब बच्चे से उसने सुना कि वो तो इस तरीके से कहीं पे 10 रुपए मांग रहा था, तो उसी दिन वो जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी हालत वाकई में बहुत खराब है। फिर वो आती है, 4 रोटी बनाती है और उसके बाद आलू की सब्जी बनाती है, उसके पास लेकर जाती है। कहती है ये लोग खाना खा लो। वो कहता है भाभी जी क्यों परेशान हो रही हैं? उसकी उम्र करीब 23-24 साल की थी। संजना कहती है कि नहीं तुम खा लो, मुझे पता है तुम काम वगैरह नहीं करते हो। अब वो जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाने लगता है। कहता है भाभी जी मैं वाकई में बहुत परेशान हूं और बरसात का सीजन है, जून जुलाई का वो महीना था 2024 का। कहता है कि कोई काम वगैरह देने को तैयार नहीं है, और लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे ही काम मिलेगा पैसे आएंगे सबसे पहले मैं आपका हिसाब करूंगा, और कोई और होता तो यहां से मुझे भगा देता, लेकिन आप मुझे खाना दे रही हैं। फिलहाल वो खा लेता है। उसके बाद संजना कहती है कि सच बताओ तुम कौन सा काम जानते हो? तो कहता मैं सच कह रहा हूं, मैं फर्नीचर का ही काम जानता हूं, अच्छा काम करता हूं। तो कहती है कि तो दिल्ली में एक कीर्ति नगर है, वहां पर फर्नीचर की मार्केट है, तुम वहां पर जाकर काम कर सकते हो, शायद तुम्हें काम मिल जाए। अब अगले दिन वो वहां के लिए निकलता है। वो उसे 50 रुपए भी देती है, आने जाने का किराया देती है, और उसके बाद जो है वो उसे रोटी भी बनाकर देती है टिफिन में। कहती है जाओ और देखो तुम्हें काम शायद मिल जाएगा। शाम को जब वो आता है तो वाकई में काम ढूंढ कर आता है। वो कहता है भाभी जी मुझे काम मिल गया है, अच्छा काम है। उसके बाद फिर वो अगले दिन से जाने लगता है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास खर्चे नहीं थे, पैसे नहीं थे। संजना की भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन एक उम्मीद में थी कि चलो कम से कम किराएदार है, कभी ना कभी तो देगा ही। वो उसे खाना बनाकर चुपके से सुबह शाम दोनों टाइम दे देती थी। जब वो दोनों किराएदार सो जाते थे रात के 11 बजे 12 बजे, तब वो उसके कमरे में रोटी पहुंचा देती थी, और कभी कभार दोनों 5-10 मिनट के लिए बातें भी कर लेते थे। इन 15-20 दिनों में दोनों समझ लीजिए कि एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, और जो प्रेम था उसका काम अच्छा चलने लगता है। उसके बाद एक दिन वो 4-5 हजार रुपए लेकर आता है और संजना के हाथों में रख देता है। कहता है लीजिए भाभी जी, और आपने मेरी बड़ी मदद की, अगर आप नहीं होती तो ये समझ लीजिए मैं तो भूखों ही मर जाता। तो वो कहती है मुझे पता है तुम्हारी स्थिति, लेकिन कोई बात नहीं, इतना पैसे की जरूरत मुझे नहीं है, और मेरे जो कमरे का किराया होता है उसका तो अभी महीने में 2-4 दिन बाकी है, 2000 होगा दे देना, और वैसे भी तुम्हें घर पर पैसे भेजना होगा तो वहां भी भेज दो, घर से आए हो। वो कहता है कि नहीं, घर पे तो पैसों की जरूरत है, लेकिन ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि जो पड़ोसी थे जिनसे वो मारपीट करके आया था वो जो है पैसे मांग रहे थे। बोले पैसे दोगे तभी सुलह करेंगे, वरना जो है हम तो FIR करेंगे। तो इस तरीके से वहां उसका मसला चल रहा था, और पुलिस भी उसे ढूंढ ही रही थी। तो कहता है कि अभी फिलहाल आप अपने, अच्छा चलो किराए का ही रख लो और कुछ खाने का रख लो जो आपने खिलाया है। वो कहती है कि खाने के पैसे की जरूरत नहीं है, चलो किराया दे दो, 2000 रुपये वो रख लेती है। फिर वो कहता है कि जैसे आप खिलाती थी वैसे अगर आप खिलाया करे तो मैं आपको खुराकी वगैरह दे दिया करूंगा। वो कहती है भैया देख ही रहे हो कितना छुप छुप के काम करना पड़ता है, और ये दोनों दुष्ट हैं। वो इससे भी लड़ाई करते थे, इसको प्रताड़ित करते थे प्रेम को। प्रेम जो है जब संजना से बोलता था तो संजना कहती है एक बर्दाश्त कर लो, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, मेरे सास ससुर के रिश्तेदार हैं, तो इसीलिए रहना अगर यहाँ पर है तो इनका तो सहना ही पड़ेगा। तो प्रेम भी उनके अत्याचारों को सहकर वहां पर रहने लगता है। लेकिन इधर जो गांव में उसके सास ससुर गए थे तो उसके ससुर के पिताजी की मौत हो जाती है। उसके बाद उनके क्रियाक्रम में ये लोग रह जाते हैं, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। जब उनकी मौत होती है तो इसका जो देवर था हार्डवेयर की दुकान चला रहा था, ये भी 1-2 दिन के लिए जाता है। जो स्कूल में ननदें पढ़ रही थी वो भी चली जाती हैं, लेकिन संजना को ना तो वो लोग पूछते हैं और ना ही वो गांव में जा पाती है। अब इधर जो है इन लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी जो है वो लोग गांव से आ जाते हैं। अब जैसे ही गांव से आते हैं वैसे जो उनके रिश्तेदार थे वो इनका कान भर देते हैं कि ये पता नहीं कहां से बुला रखी है, कमरे में रखी है, और दोनों एक दूसरे के कमरे में आते जाते हैं, खाना बनाकर देती है, और अब सब कुछ जो आंखों से देख रहा हूं देखा नहीं जाता, बहुत बुरा लगता है।
अब वो जो है उसकी सास ऊपर जाती है और ससुर भी जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उल्टा सीधा कहने लगते हैं संजना को। शाम को जब प्रेम आता है काम से कीर्ति नगर से, तो उसके ऊपर भी वो लोग चढ़ाई कर देते हैं कि तू कौन है, कहां से आया है, इसके मायके का यार है या कौन है, कैसे तू रह रहा है यहां पर, और क्यों इसके कमरे में आता जाता है, तो जो भी है यहां से कल कमरा खाली करके चले जाना। अब संजना ने अभी तक कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो बोलती है कि मेरे किराएदारों को भगा देते हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों की करनी आप लोगों को दिखती नहीं है। ये लोग मुझे कितना परेशान करते हैं, कितनी गंदी निगाह रखते हैं, मेरे कपड़े तक गायब कर देते हैं, इनसे पूछो ये क्या करते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, और इस तरीके से मैंने कभी जुबान नहीं खोला, और ये तो बेचारा आया है, रह रहा है, इसकी क्या गलती है, इसको भी परेशान करते हैं। तो वो कहती है कि ये नहीं जाएगा, और इतना मौका पाकर जो उसके ससुर थे, उसका देवर था, वो जो है उसका बर्तन वहां से बोलते हैं कल तो दूर है, आज ही इसको निकलना पड़ेगा, उसका सारा सामान वगैरह फेंकने लगते हैं। फिलहाल प्रेम को वहां से निकलना पड़ता है, वो वहां से चला जाता है कहीं दूर जाकर। अब रात भर कैसे भी करके इधर उधर काटता है, सुबह एक रूम ढूंढ लेता है, लेकिन उसके जाने के बाद अब जो संजना थी, एक बार फिर उसकी इनकम बंद हो जाती है। वो अब सोचती है कि अब कोई फायदा नहीं जीने से। 2 साल से वो अकेले रह रही थी, कोरोना में उसके पति की मौत हुई थी, शादी हुए भी उसको 2 ही साल हुए थे। इन 4 सालों में उसकी जिंदगी जो है नर्क बन गई थी। जब तक पति था तो ठीक था, लेकिन जब पति के जाने के बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है। वो कहती है अब जीने से कोई फायदा है नहीं। वो दोस्तों मारे चिंता के बीमार रहने लगती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन जब 1 महीने बीतता है, अब जो प्रेम था, कई बार उसने कोशिश किया कि जाऊं संजना से मिलूं, देखूं क्या उसका हाल है और कैसे करके जाऊं। तो एक दिन उसको पैसे मिलते हैं, करीब 25-30 हजार रुपए उसका हिसाब होता है। तो फिर वो उसी बहाने आता है कि चलो पैसे देने के बहाने चलता हूं और भाभी जी से मिलता हूं। लेकिन जैसे वो आता है, उसकी सास दरवाजे पर मिलती है। वो कहती है यहां क्या करने आया है तू? वो कहता है कुछ पैसे बाकी थे हिसाब में, किराया बाकी है, वही देने आया हूं। वो कहती है कि ला मुझे दे दे। वो कहता है कि माफ करना, मैं तो आपको दूंगा नहीं, किसी को नहीं दूंगा, मैं उन्हीं को ही दूंगा। और उसके बाद वो चढ़ जाता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, संजना को आवाज देता है। जब संजना उसकी आवाज सुनती है तो दरवाजा खोलती है, क्योंकि अक्सर वो कुंडी लगा के ही रहा करती थी उन दोनों रिश्तेदारों की वजह से। वो दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी हालत प्रेम देखता है, हैरान हो जाता है। एकदम कमजोर हो गई थी, बीमार थी। वो उसे देखकर कहता है भाभी जी ये क्या हो गया, आपकी हालत क्या हो गई है? संजना जो है उसको चक्कर आने लगता, लड़खड़ाने लगती है। वो उसे थाम लेता है, कहता है क्या हो गया आपको? वो कहती है कि मेरा लगता है ऊपर जाने का वक्त आ गया है और अब जीने की इच्छा नहीं है। वो कहता है कि नहीं ऐसे मत कहो, और आपने मुझे जिलाया है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, चलो मैं आपका इलाज करवाता हूं। अब वो कहती है कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। वो कहता है मुझे परवाह नहीं है इस सब चीजों की, और चलो मैं आपका इलाज करवा कर ही रहूंगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़े हुए, उसको थामे हुए, चलने की भी शक्ति उसके अंदर नहीं लग रही थी। जैसे ही आता है तो उसकी सास देखती है, वो भड़क जाती है, कहती है तूने हाथ कैसे इसका पकड़ रखा है, कहां लेके जा रहा है? वो कहता है कि मैं दवा कराने जा रहा हूं। कहती है कौन लगता है तू, कौन होता है तू दवा कराने वाला? वो कहता है कुछ होना जरूरी नहीं है इसके लिए, और मैं इनका दवा कराऊंगा। तब तक वो अपने पति को, जो कि पास में ही दुकान थी, बुला लेती है। देवर भी आ जाता है, दोनों बेटियां भी घर में निकल जाती हैं, 2-4 पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कहता है इसको मारो, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई पड़ोसी कहता है कि बताओ कितना सता रहे हैं ये लोग। ऐसा भी 1-2 लोग थे। वो कहता है कि मुझे जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रास्ते से उसके हट जाते हैं। उसके बाद वो लेकर चला जाता है डॉक्टर के पास। वहां पर जब डॉक्टर साहब देखते हैं, उसका खून पेशाब की जांच करवाता है, एक्सरे करवाता है संजना का, और उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है, 5-6 पॉइंट के आसपास था। तो डॉक्टर कहते हैं इसे तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फिर वो 1 यूनिट खून भी निकलवा देता है। कहता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरा निकालो, चढ़ा दो। अगर मैच कर रहा है, नहीं भी मैच कर रहा है तो मेरे बदले किसी और का मंगवा के चढ़ा दो। अब खून चढ़ ही रहा था, इसका मैच कर जाता है दोनों का। तभी इसके सास से और ससुर से कोई पड़ोसी कहता है यार तुम लोग इंसान हो क्या हो, तुम्हारी बहू गई है, उसके साथ लोग बातें करेंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम लोग भी चले जाओ, देख लो क्या हालत है उसकी। तो वो लोग जो है हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जब उसकी सास देखती है
कि इसको ब्लड चढ़ रहा है। डॉक्टर से पता करती है, पता चलता है इसी का ब्लड इसको चढ़ रहा है। तो वहां तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके बाद उसके मन में जो है तूफान उठने लगता है। इधर जो है वो उसका सारा कुछ करा के दवा ववा खरीद देता है, उसके बाद लाके घर पर ही वैसे छोड़ देता है। और उसके बाद कहता है कि मैं जा रहा हूं। संजना कहती है कि जा रहे हो, फिर कब आओगे? वो कहता है जल्दी ही आऊंगा, क्या करूं, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन इन लोग का तो जानती ही हो। वो कहती है ठीक है जाओ, जल्दी आना। कहां पर रहते हो? वो बोला कि मैं पास ही में तो रह रहा हूं, 4-6 गली छोड़कर। तो कहती है बहुत देर लगा दी आने में। बोला बहुत कोशिश किया, और लेकिन पैसे भी मेरा मालिक कहीं बाहर गया था, आया है, हिसाब किया है, तो मैं फिर आया हूं। और उसके बाद उसको 1000-2000 रुपए भी देता है। कहती है काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? कहता है बहुत अच्छा चल रहा है। कहती है ठीक है जाओ, जल्दी आना। लेकिन उसके पास एक उसने छोटा फोन भी ले रखा था, दे देता है संजना को। कहता है कि ये फोन ले लो, मैं भी एक दूसरा फोन ले लूंगा और तुम्हारा कम से कम हाल चाल जानता रहूंगा। टाइम से दवा खा लेना, रोटी वोटी बना के खाती रहना। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी सास आती है ऊपर, उसके ससुर आते हैं, देवर देवरानी आते हैं। वो कहते हैं, उसकी सास कहती है कि अगर तुम लोगों में संबंध नहीं था तुम दोनों के बीच, तो तुम दोनों का खून मैच कैसे कर गया? अब बिना सिर पैर वाली वो बात करने लगती है, जैसे कि अक्सर जो है लोग करते हैं जिनको समझ नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा खून कैसे मैच कर गया? आज उसने खून दिया है, कल को कुछ और दे देगा, और यहां पर अब ऐसे ही लोग आते रहेंगे, और तूने हमारी नाक कटवा दी, ये कर दी, वो कर दी, तो उसका खून तेरे शरीर से मैं निकाल के ही रहूंगी। अब दोस्तों थोड़ी सी उसके शरीर में जो ताकत आई थी वो सुन सुनकर और रोती है। उसको इतना ये लोग ताने मारते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसे बदनाम करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि मेरे बेटे को तो खा गई और तू बच गई, यही सब करने के लिए तेरी यही करनी पहले से ही थी, तभी ये दिन तुझे देखना पड़ रहा है। सास कहती है कि उसका खून निकालकर ही तेरे शरीर से मैं दम लूंगी। वो कहती है ठीक है, मैं जानती हूं कि आप लोग क्या चाहते हो, जैसा चाहते हो वही होगा। और उसके बाद वो 2-4 दिन किसी तरीके से बर्दाश्त करती है। रोज आकर ये उसको उल्टी सीधी बातें करती थी, उसकी सास उसे सुनाती थी। तो एक दिन जब प्रेम उसको फोन करता है, हालांकि रोज ही करता था, तो कहती है कि मुझे माफ करना, तुम मुझे जिलाना चाह रहे हो, लेकिन अब मैं नहीं जी सकती, और कल आना, अपना फोन ले जाना, और तुमने जो खून दिया था वो मेरे शरीर में इन लोगों की नजर में जहर बनकर दौड़ रहा है, तो मैं अब नहीं जिंदा रह सकती। और उसके बाद वो फोन काट देती है। और उसके बाद दोस्तों एक चाकू उठाती है और फिर उससे अपने हाथ पर वार कर लेती है। उसके बाद वो गिर जाती है। इन प्रेम जो है वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो भागते हुए आता है, सीधा जो है अब दरवाजे पर ही सारे लोग उससे मिलते हैं, लेकिन वो सीधा ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके पूरा खून उसके चारों तरफ फैला हुआ है। वो अपनी आंखें बंद कर रही है, और जैसे ही इसके पीछे पीछे ये लोग जाकर देखते हैं तो ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ड्रामा कर रही है। लेकिन प्रेम जो है वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और उसके बाद उठाने की कोशिश करता है। और उसके बाद उसकी सास कहती है कि तेरा खून तो सारा निकल गया, अपना खून तू लेके जा, तू कौन होता है इसको लेके जाने वाला? लेकिन दोस्तों वो कहता है कि मेरा रास्ता तुम लोग छोड़ दो। वो कहते हैं पुलिस को बुला लो, वो कहता है किसी को भी बुला लो। वो उठा लेता है अपने गोद में। अब दोस्तों संजना को लेकर बाहर भागता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर डॉक्टर जो है पुलिस केस करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, पहले आप इलाज करिए और उसके बाद केस होगा। वो चूंकि उसके पास पैसे थे ही, वो पैसे देता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, और 1 यूनिट खून निकलवा कर ये चढ़वा देता है। 2-4 यूनिट और लगते हैं। लेकिन इस बीच संजना के सास ससुर या इसके घर से वहां पर कोई नहीं जाता है। वो जब ठीक होती है, अगले दिन उसको होश आता है, सामने प्रेम को देखती है, रोने लगती है, कहती है तुम तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं देते। वो कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं आपको कैसे मरने दे सकता हूं, और आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके साथ में जिंदगी बिताना चाहता हूं। उसके बाद वो रोने लगती है, अपना हाथ बढ़ाती है, वो अपना हाथ उसके हाथों में देता है, उसे थोड़ा सा सहारा देकर अपने पास बिठा लेती है, अपने सीने पर उसका हाथ रखकर कहती है कि सच कह रहे हो? वो कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों वो रोने लगती है, और
प्रेम भी रोने लगता है। और फिर उसके बाद जब वो ठीक होती है, शाम तक डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करते हैं, वो उसे लेकर अपने कमरे पर चला जाता है और वो उसका इलाज करवाता है, उसकी देखभाल करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो उसे कीर्तिनगर लेकर चला जाता है, वहां पर एक कमरा लेकर रहने लगता है। जब 3-4 महीने बीतते हैं, संजना बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो उससे अक्टूबर 2024 में एक मंदिर में शादी करता है और उसके बाद एक पति पत्नी के रूप में दोनों रहने लगते हैं। इधर जो उसके गांव में केस चल रहा था, पटीदारों को कुछ पैसे भिजवाता है, उसके बाद वो सुलह समझौता करते हैं। वहां पर जब केस खत्म हो जाता है तो फिर वो संजना को लेकर अपने घर जाता है। दोस्तों, संजना को प्रेम के रूप में एक सहारा मिला और प्रेम को संजना के रूप में एक खूबसूरत और सच्ची पत्नी मिली। दोनों तब से लेकर आज तक बहुत ही खुश हैं, खूबसूरत लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।